देखिए कि राघव चड्ढा शायद 30 साल की उम्र के थे, 30-32 साल की उम्र के थे जब राज्यसभा के सदस्य बने. आई थिंक ही माइट बी द यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर इवन टुडे. आप संदीप पाठक को देखिए, हमारे पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे. इनफैक्ट कोई शायद जानता भी नहीं था कि वो राजनीति में हैं, वो बैकरूम से काम करते थे, मेहनत करते थे. पंजाब का चुनाव जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही. तो मुझे लगता है कि जिसने आम आदमी पार्टी में मेहनत करी है उसको आगे बढ़ने का हमेशा मौका मिला है. चलिए ये बताइए, अब जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद आप चेहरा नहीं है सीएम का, आप कह रही हैं कि केजरीवाल जी को सीएम बनाना है? सिर्फ मैं नहीं कह रही, सभी दिल्ली वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है. क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली में वो पिछले 10 साल में करके दिखाया है जो आज भी देश के किसी राज्य में नहीं हो पाया. अरविंद केजरीवाल जी एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने राज्य में 24 घंटे बिजली देके दिखाई है. आज भी अगर आप दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को भी देखने जाइए, बगल में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उनकी बड़े बड़े टाउनशिप्स हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा. आप इसी गर्मी में देखने जाइए, जब पीक गर्मी आई तो फरीदाबाद में 8 घंटे के पावर कट, नोएडा में 8 घंटे के पावर कट, गाजियाबाद में दिन में 10-10 बार बिजली जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी. आप सरकारी स्कूलों का हाल देखने जाइए, आप सरकारी अस्पतालों का हाल देखने जाइए. किसी भी अगर आप पैमाने पे देखने जाइएगा तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो डिलीवर करके दिखाया है वो शायद किसी भी और राज्य में नहीं हो पाया. इसीलिए सिर्फ ये नहीं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे. ये बताइए, ये जो खाली कुर्सी रखने का आइडिया था किसका? देखिए, खाली कुर्सी पे तो देखिए इंसान किसी भी कुर्सी पे बैठ सकता है. लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि ये मेरा भाव मुझे पता हो और दिल्ली के लोगों को भी पता हो कि ये कुर्सी की मैं एक तरह से संरक्षक हूं. आप अगर अरविंद केजरीवाल जी को देखिएगा, उन्होंने जब उनको बेल मिली, वो चाहते थे तो 2 मिनट में सीएम की कुर्सी पे बैठ सकते थे. स्पेशली जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में करी, ईडी के बारे में करी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दुर्भावना के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है 10 साल के बाद एक बारी 2013-14 में केज्ड पैरेट टर्म का यूज हुआ था कि एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है. मुझे लगता है कि अगर कोई भी और नेता होता तो वो 2 मिनट भी नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में. लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अदालत का फैसला नहीं चाहिए, मुझे जनता की अदालत का फैसला चाहिए. इसलिए दिल्ली की जनता के लिए भी ये जानना जरूरी था कि वो कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है. नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और वो आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे. क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता उनको चाहती है. लोग कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल फिर अगर मुख्यमंत्री होंगे तो वो फिर उसी वजह से होंगे जिस वजह से ये राजनीति शुरू हुई है, और वो राजनीति अब एक दूसरे पड़ाव पे चली गई है. मैं राजनीति जिसको कहते हैं फ्रीबी वाली राजनीति. लोकसभा में आपको वोट नहीं मिलते हैं क्योंकि वहां से आपसे कोई उम्मीद नहीं है. विधानसभा में आपको वोट बार बार इसलिए मिलते हैं कि भाई चलो फ्री बिजली आ रही है, मिलती रहेगी. ये वाला फॉर्मूला अब सब राज्यों ने अपना लिया. एक तरह से देखा जा रहा है कि जो भी सत्ता में पार्टी है वो कुछ फ्री दे देती है, या अब तो डायरेक्ट पैसा अकाउंट में चला जाता है, तो वो सत्ताधारी पार्टी जाती नहीं है. ये एक एनालिसिस है कि ये वाली शुरुआत आप लोगों ने जो की है ये खतरनाक है देश के इकोनॉमी के लिए, कि बस डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दे दो, फ्री बिजली दे दो और फिर जीतते रहो. आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, लेकिन दिल्ली की सरकार देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास शिक्षा देती है, सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज देती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देती है.
फिर भी इकलौती ऐसी सरकार है जो मुनाफे में चलती है, घाटे में नहीं चलती। कहां जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का पैसा? वो तो कुछ फ्री नहीं दे रहे, तो क्यों उनकी सरकार घाटे में चल रही है? हम सब कुछ फ्री में दे पाते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। जो जनता का पैसा टैक्स में आता है वो हम जनता को वापस देते हैं। बाकी नेता जनता का पैसा अपनी जेब में डालते हैं, दिल्ली सरकार जनता का पैसा जनता की जेब में डालती है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो रही है? नहीं, अब आप मुझे बताइए, मैं आपको एक उदाहरण से कट रहा है ना, दूसरे खर्चों मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, फ्री बस राइड्स फॉर विमेन, कि हम महिलाओं को बस यात्रा फ्री करवाते हैं। आपको पता है कि आज के दिन में रोज 11 लाख महिलाएं डीटीसी बस में सफर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको बस टिकट फ्री मिलता है। इतनी ऐसी लड़कियां हैं जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती। क्यों? कॉलेज दूर पड़ता है, आने जाने का खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए घर वाले कहते हैं घर पे पढ़ाई छोड़ दो या कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ लो। इतनी ऐसी महिलाएं हैं जो काम नहीं करती थी क्योंकि महिलाओं को सैलरी कम मिलती है अपने काम के लिए, घर से दूर काम नहीं ढूंढ सकती थी, लेकिन आज कर सकती हैं क्योंकि उनको बस का किराया फ्री मिलता है। मैं आपको अभी रिसेंटली कोई मुझे एक बढ़िया उदाहरण बता रहे थे कि उनके एरिया में एक परिवार है जो धोबी का काम करता है। उनकी झुग्गियां टूट गई या उनको कहीं और साउथ दिल्ली के बजाय जनकपुरी में उनको शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन आज भी वो परिवार सिर्फ इसलिए अपनी गुजर बसर कर पा रहा है क्योंकि जनकपुरी से सफदरजंग इनक्लेव उस घर की महिलाएं आ सकती हैं क्योंकि उनको बस यात्रा फ्री मिलती है, वरना वो परिवार आज सड़कों पे आ गया होता। तो इसलिए जो दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में जो पॉलिसीज हैं वो बहुत केयरफुली डिजाइंड है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिजाइंड है। आप जैसे एक उदाहरण देखिए, जब आप बिजली फ्री देते हैं, जब आप पानी फ्री देते हैं, जब आप मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप हर महीने एक मिडिल क्लास परिवार का, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का कुछ हजार रुपए का खर्चा बचा रहे हैं। अब वो पैसा कहां जा रहा है? वो ऐसा तो नहीं है कि पैसा अपने गद्दे के नीचे छुपा के रख रहा है, वो किसी और चीज में खर्च कर रहे हैं। वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे हैं, हो सकता है वो नया फ्रिज खरीदने में खर्च कर रहे हो, टू व्हीलर खरीदने में खर्च कर रहे हो, मिक्सी खरीदने में खर्च कर रहे हैं। ये पैसा इकोनॉमी में वापस जा रहा है, ये पैसा इकोनॉमी में लिक्विडिटी दे रहा है। और अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करिए, जो हम एक डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, क्यों अर्थव्यवस्था ठप होती है, क्यों कोई भी अर्थव्यवस्था रिसेशन में जाती है? इसलिए जाती है कि लोगों के पास डिमांड बढ़ाने का पैसा नहीं होता। हमने इकोनॉमी की डिमांड बढ़ाई है, और जिसको आप फ्रीबी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो एक इकोनॉमिक स्टिम्युलस है दिल्ली की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। नहीं, तो वही मैं इसलिए कह रहा था, इसीलिए आपको बार बार वोट मिलते हैं और फिर लोकसभा में नहीं मिलते हैं। अगर आपकी आइडियोलॉजी के साथ ही लोग होते तो फिर लोकसभा में भी आपको वोट देते। देखिए, कोई वोट किस लिए देता है? वो एक सरकार को लाने के लिए वोट देते हैं। तो दिल्ली में भी, और इनफैक्ट कई और राज्यों में हम देख सकते हैं, दिल्ली में तो फिर भी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव कुछ गैप के साथ होता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक ही दिन लोकसभा के चुनाव की वोटिंग होती है और विधानसभा के चुनाव की वोटिंग होती है, लेकिन लोकसभा के लिए उस राज्य के लोग एक पार्टी को चुन के भेजते हैं और विधानसभा में दूसरी पार्टी को चुन के भेजते हैं, क्योंकि लोगों की अपनी स्टेट गवर्नमेंट से एक एक्सपेक्टेशन है, नेशनल गवर्नमेंट से दूसरी एक्सपेक्टेशन। नहीं, तो फिर आपके गठबंधन को क्यों नहीं मिले वोट लोकसभा में? आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मेरा यह एनालिसिस है कि शायद लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि गठबंधन जीत सकता है। क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो पब्लिक क्या कहें, एक विनिंग हॉर्स को बैक करना चाहती है। नहीं, तो फिर तो ऐसे तो कभी कोई विपक्ष नहीं जीत पाएगा। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, उसको अगर ये भरोसा नहीं बनता कि जिस पार्टी को मैं वोट देने जा रहा हूं, जिस पार्टी को मैं वोट देने जा रही हूं, वो जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो इसलिए वो अपनी चॉइस बदल लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोकसभा में लोगों को अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं था, खासकर दिल्ली के लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन देश भर में जैसा लोकसभा का रिजल्ट आया, तो मुझे ऐसा तो लगता है कि अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा
तो दिल्ली का रिजल्ट बहुत अलग आएगा। उसमें राहुल गांधी का क्या रोल देखती हैं आप? राहुल गांधी की वजह से वोट ज्यादा पड़े, कम पड़े, रह गए? क्योंकि गठबंधन आपके साथ था और वो एक चेहरा है जो मोदी साहब के साथ सामने खड़े हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि लोगों को इस अलायंस पे शायद कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये अलायंस जीत सकती है, और इसलिए लोगों ने उसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं था। इसलिए लोगों ने, देखिए, किसी एक स्पेसिफिक नेता पे टिप्पणी करने की ऐसी नहीं, क्योंकि वही तो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो एक स्ट्रांग फेस, प्रधानमंत्री का फेस विपक्ष को सामने रखना पड़ेगा। क्यों दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है? क्योंकि यहां पे अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, और उनके पास नहीं है, इसलिए तो दिल्ली में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। उन्होंने कर दिया पेश, तो अच्छा चेहरा। हाँ जी, अगर कोई बड़ा चेहरा पेश कर दिया उन्होंने, तो करते कहां है, उनके पास है कहां कोई बड़ा चेहरा। और कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसका पब्लिक का कॉन्फिडेंस बने। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने डिलीवर करके दिखाया हो। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको देख के पब्लिक सोचे कि अगर ये मेरा मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी। तो मुझे नहीं आप लगता कि राहुल गांधी में वो बात नहीं थी। देखिए, ये तो पब्लिक ने भरोसा नहीं दिखाया। तो ये तो देखिए जनतंत्र है, जनता का जनादेश है। पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक की क्यों राय है, वो किसी एक लीडर को क्यों सपोर्ट करते हैं, किसी लीडर को नहीं सपोर्ट करते हैं, ये अधिकार तो लोकतंत्र में लोगों के पास है ही। ये जो छवि की बात होती है, जो आपकी पार्टी की छवि पूरी एंटी करप्शन मूवमेंट से बनी है, और फिर अब करप्शन के ही चार्जेस लगाए और करप्शन के ही चार्जेस बार बार लगा रहे हैं। अरविंद जी ने उसके ऊपर बहुत जवाब भी दिया, लेकिन एक चार्ज जिसको लेकर जैसे कैलाश गहलोत जी थे, वो तो आपके साथ मंत्री थे, उसी घर में सीएम आवास में वो रोज जा रहे थे, उसके एक दिन बाद रिजाइन करके बीजेपी में, और उसी के सामने खड़े होकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी घर के सामने। तो वो जो घर है जो रेनोवेट हुआ, उस रेनोवेशन ने आपकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया? देखिए, आज आप दिल्ली के किसी भी गली, किसी मोहल्ले में चले जाइए और आप दिल्ली के लोगों से पूछिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं। मैं इस सवाल का जवाब दूं, इससे बेहतर जवाब दिल्ली के लोग देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों का अरविंद केजरीवाल जी पर जो भरोसा है। कल ही मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी एक पदयात्रा पे आए हुए थे। मात्र 500 मीटर की दूरी होगी जितनी वो पदयात्रा थी, वो दूरी कवर करने में उनको 1.5 घंटे का समय लग गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता उनसे इतना प्यार करती है, क्योंकि दिल्ली के लोग उनसे गले मिलना चाहते हैं, दिल्ली के लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं। चार्जेस स्टिक नहीं करते? नहीं, तो मेरा यह मानना है कि दिल्ली के लोगों से अगर आप पूछिएगा तो दिल्ली के लोग यही आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो हमारे लिए काम करता है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान होते, कहते हैं जी घर के रेनोवेशन पे पैसा खर्च कर दिया, शराब घोटाले में पैसा बना लिया, तो जब 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, आप मुझे देश का कोई एक चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जिसके पास अपना घर नहीं था रहने के लिए, जिसको किराए का घर ढूंढना पड़ा, किसी और कॉलीग के घर में रह रहे हो। मुझे नहीं लगता देश में कोई ऐसा आपको मुख्यमंत्री मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का प्रमाण है कि एक राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके पास आज भी इतना पैसा नहीं है, और अभी उनका पर्सनल घर नहीं है उनके पास दिल्ली में। आज भी वो हमारे एक राज्यसभा सांसद के घर में रह रहे हैं, और उनको ये घर ऑफर होने से पहले वो किराए पे घर ढूंढ रहे थे। तो जो बातें मीडिया चैनल्स में चलती हैं, जो बातें पॉलिटिकल लोग करते हैं, और जो बात दिल्ली के आम लोग समझते हैं, उसमें बहुत अंतर है। नहीं, वो इसलिए आया था सवाल क्योंकि उस दौर में शीला दीक्षित के घरों के एसी पे भी तो सवाल उठे थे ना, आप ही लोगों ने उठाए थे कि उनके घर में 10 एसी हैं, 30 एसी हैं, 25 एसी हैं। तो अब पॉलिटिकली बीजेपी ने भी सवाल उठाया कि साहब आपके यहाँ 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, इतनी करोड़ों की टॉयलेट सीट्स, अब तो आप वहां रह रही हैं, वहां 1 करोड़ के पर्दे हैं। देखिए, मैं तो बीजेपी वालों को ये कहूंगी कि वो ये बता दें कि उनका कौन सा ऐसा राज्य है जो अरविंद केजरीवाल की तरह फ्री बिजली देता है, 24 घंटे बिजली देता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछूंगी कि उनका कौन सा ऐसा राज्य है
जिसके सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी कि वो अपना एक राज्य बता दें जहां का हेल्थ सिस्टम दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को टक्कर दे सकता है। एक राज्य बता दें। इनफैक्ट गुजरात में तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पे एक सरकारी स्कूल में प्रोग्राम करना था, एक सरकारी स्कूल नहीं मिला उनको। टेंट में एक फर्जी स्कूल बनाया गया जहां पे 4 बच्चों को बैठाया गया कि प्रधानमंत्री जी वहां पे जा सके। क्यों 27 साल के बाद उनके पास गुजरात में कोई ऐसा स्कूल नहीं है? क्यों मध्य प्रदेश में आप रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि कोई आदमी अपनी पत्नी को 25 किलोमीटर अपनी पीठ पे लेके जा रहा है अस्पताल दिखाने के लिए? आप दिल्ली से बाहर 5 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में चले जाइए, आज भी टाट पट्टी पे पड़ते हैं वहां के बच्चे। आप दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में चले जाइए, 70% पेशेंट भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आते हैं, क्योंकि वहां पे हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को जरा खुद को भी आईने में देखना चाहिए कि आखिरकार अगर वो 22 राज्यों में सरकार चला रहे हैं तो किसी एक राज्य का तो वो मॉडल सामने रख सकते हैं। हम सामने आते हैं, हम कहते हैं हमारे स्कूलों को आके देखिए, हम कहते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखिए, हम कहते हैं कि आप हमारी महिलाओं की फ्री बस यात्रा आके देखिए। यहाँ की हवा को तो देखिए। यहाँ की हवा जब आप आई उससे ज्यादा खराब हो चुकी है आपकी पार्टी जब आई। और ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की नहीं। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने वो बायो डिकम्पोजर दिखाया कि ये साहब इससे पराली जो है साफ हो जाती है, इससे खाद जो है बन जाती है। अब आपकी पंजाब में सरकार है, लोग नहीं पूछेंगे कि भाई आपने ये बायो डिकम्पोजर वहां पूछना चाहिए, 100% पूछना चाहिए। और ये मैं बहुत खुश हूं आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि देखिए जब हम बार बार इस बारे में बात करते हैं कि दिल्ली की हवा खराब है, हम पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ दिल्ली की हवा खराब नहीं है, पूरे उत्तरी भारत की हवा खराब है। जब दिल्ली में एयर क्वालिटी का लेवल सीवियर था, जब 400 के ऊपर AQI था, तो ऐसा AQI पंजाब में भी था, हरियाणा में भी था, राजस्थान में भी था, मध्य प्रदेश में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, यहां तक कि बिहार में भी था। राइट? अगर आपके देश में 7 राज्यों में इतना हाई पोल्यूशन लेवल है, तो बताइए केंद्र सरकार क्या कर रही है? नहीं तो वही जो काम नहीं होता वो केंद्र सरकार का। अब सुन लीजिए ना। हाँ। किशोर जी, 5 या 7 साल पहले तक एयर पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पंजाब होता था, जहां पे सबसे ज्यादा पराली जलती थी। अगर आप 2021 के आंकड़े उठा के देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले ऑन एन एवरेज एक साल में 70,000 पराली जलने के केसेस सामने आते थे। पंजाब सिर्फ एक इकलौती सरकार है पूरे नॉर्थ इंडिया में जिसने पराली जलने को रोका है। और मैं नहीं कह रही, ये केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 2021 और 2024 के बीच में पंजाब में पराली जलने की घटनाएं 70 से 80% तक कम हो गई हैं। बाकी राज्यों में क्या हुआ? हरियाणा में पराली बढ़ रही है, हरियाणा में बहुत कम हुई है। हरियाणा में तो कम, हरियाणा में जो डेटा आया, जो कोर्ट में पेश किया गया, वो कम हुई। यूपी में देख लीजिए, यूपी में 4 गुना हो गई, राजस्थान में बढ़ गई। और इस साल के अगर आप आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा अगर पराली किसी एक राज्य में जली है वो मध्य प्रदेश में जली है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो हवा इधर नहीं आती ना। तो अगर मध्य प्रदेश में पराली जल रही है, राजस्थान में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी इन सारे राज्यों के लिए जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है, अगर कोई नेशनल क्राइसिस है, तो इसकी जिम्मेदारी नेशनल गवर्नमेंट की होती है। क्या कोविड के समय केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली अपना लॉकडाउन लगाए, पंजाब अपना लॉकडाउन लगाएगा, हरियाणा अपना लॉकडाउन अलग लगाएगा, उत्तर प्रदेश अपना लॉकडाउन अलग लगाएगा? नहीं कहा, क्योंकि एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी थी। तो क्यों प्रदूषण की घटनाओं पे केंद्र सरकार के मुंह में दही जमी हुई है? क्यों प्रधानमंत्री देश के बाहर थे? क्यों वो ब्राजील में घूम रहे थे जब 7 राज्यों के लोगों का दम घुट रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी देश में वापस भी नहीं आए। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, पर्यावरण मंत्री ने, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल उठा के देख लीजिए, एक स्टेटमेंट
आप कोई निर्णय छोड़िए, कोई पॉलिसी छोड़िए, एक ट्वीट तक आपको नहीं मिलेगा जो हमारे केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण के मुद्दे पे किया हो। तो मैं तो ये कहूंगी, अगर आपके शो पे आपने आज मुझसे ये सवाल पूछा, आप प्रधानमंत्री जी को बुलाइए। नहीं, वो मैं तो आपको ये बता रही हूं, ये तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुकी हैं। कोई केंद्र सरकार का एक भी मंत्री प्रदूषण के मुद्दे पे सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों? मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री हूं, मैं आपको बता सकती हूं कि हमने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पिछले 10 साल में क्या किया है। चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हो, चाहे वो दिल्ली में फॉरेस्ट की संख्या बढ़ाना हो, चाहे वो दिल्ली के थर्मल पावर प्लांट बंद करना हो, केंद्र सरकार एक कदम बता दे जो उन्होंने स्टबल बर्निंग रोकने के लिए किया हो। 10 साल में केंद्र सरकार ने ना 1 रुपया खर्च किया, ना पराली जलने को रोकने के लिए एक भी वो पॉलिसी लेके आए। तो मैं तो किशोर जी आपसे यह आग्रह करूंगी कि केंद्र सरकार पे दबाव बनाइए, उनके मंत्रियों को अपने कॉन्क्लेव में बुलाइए और उनसे पूछिए कि 10 साल में आपने पूरे नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकती हूं उनके पास एक भी जवाब नहीं होगा। ये सवाल चुनावों तक जाएगा अब, क्योंकि वक्त हमारा यहां पर खत्म होता हुआ कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ये काम क्यों नहीं होता, वो केंद्र सरकार के मंत्री चले जाते हैं। नहीं, देखिए, नहीं किशोर जी, ये बात ये आप गलत कर रहे हैं। चुनाव जो दिल्ली की समस्या है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रिजॉल्व करेंगी, जो पूरे देश की समस्या है वो देश के प्रधानमंत्री रिजॉल्व करेंगे। वो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। देश छोड़ के ब्राजील भाग जाने से एक नेशनल इमरजेंसी, एक नेशनल मेडिकल क्राइसिस दूर नहीं होगा। उनको इस पे कदम उठाने ही होंगे। चलिए, अब तो खैर चुनाव है, आपने कहा कि ये दिल्ली की जनता को फैसला करना है और दिल्ली की जनता किस आधार पर फैसला करती है वो भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री